बस नहीं जाने से बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा है। अचानक ही बस नहीं अवेलेबल हो रही, तो हमें कार वगैरह करके जाना पड़ेगा, गांव जाना हमें। ये सब बस में आई प्राइवेट में से। क्या काम था? वो मायरा था, मायरा में गई थी जो ये रोडवेज बंद है, यहाँ आई तो अकेली हूँ, तो इसीलिए ट्रेन में जा नहीं सकती हूँ, इसलिए बस का इंतजार ही कर रही हूँ। चक्का जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने कर्मचारियों को इतना मजबूर कर दिया है कि इस हड़ताल आज के दिन हड़ताल करनी पड़ रही है। भारत सरकार ने जो नया अधिवेशन 2015 का जो पेश कर रही है सड़क अधिनियम विधेयक, उसके अंदर ऐसे घातक प्रावधान किए गए हैं कि ड्राइवर अपनी ड्यूटियां नहीं कर सकता। हम सभी मनाली से आ रहे हैं और मनाली से आने के बाद हम यहाँ अजमेर उतरे हैं और अजमेर से हमें बस पकड़कर उदयपुर जाना था, पर अब यहाँ आके पता लगा कि यहाँ हड़ताल हो रही है। रोडवेज की हड़ताल थी, मालूम नहीं था मुझे। आगे यहाँ पे रोज ट्रेवल्स करता हूँ, अचानक हड़ताल है। क्या मांगे सरकार की पूरी करो, रोडवेज वालों की हमें क्यों परेशानी कर रहे हो? इसमें विशेष रूप से कारण ये है कि हमारे चालक भाइयों के लिए अब बहुत बड़ा अर्थदंड रखा गया है और साथ ही में सजा का प्रावधान रखा गया है, तथा साथ ही में जो है केंद्र सरकार के साथ साथ वर्तमान में राजस्थान सरकार भी राजस्थान परिवहन निगम को बंद करने के लिए तत्पर है। उसके विरोध में आज हमने ये हड़ताल की गई है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन इस बीच सवाल करप्शन और सिस्टम का है। क्या इस बीच में तालमेल हो पाएगा, इसको समझने की कोशिश होगी। विजेंद्र झाला साहब, क्या करप्शन इस नए रोड सिस्टम के जो रोड एक्ट सेफ्टी एक्ट आ रहा है उसमें बढ़ने की गुंजाइश है? देखिए, करप्शन जहाँ तक सवाल है, वो करप्शन व्यक्ति ही करता है, व्यक्ति ही उसके लिए जिम्मेदार है। वसूली बढ़ जाएगी इसमें, हाँ, तमाम तरह की तो जितनी सख्तियां की जा रही है, इंश्योरेंस वाली जो बात है उसको लेकर तर्क है। तो डाल में पात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रिवेंटिव जो कार्रवाई है उसका मैकेनिकल सिस्टम जो है ना, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा सिस्टम, अभी रोडवेज की बात चल रही थी कि साहब WT चलते हैं, वहाँ पर ऐसा सिस्टम है गाड़ियों के अंदर, जहाँ से सवारी चढ़ेगी अपना आप काउंटिंग आ जाती है, कौन कहाँ से चढ़ा है वो टेबल आ जाती है और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है कि टोटल कहाँ से किस स्टेज वाइज है। और आप देखिए यहाँ पर भी जो है CCTV कैमराज जो अभी इधर बता रहे थे, आप बताइए, आप सारी जगह पहले सिस्टम को डेवलप करिए। आप प्रिवेंटिव एक्शन आपका इफेक्टिव तभी हो सकता है जब इसका ऑटोमेटाइजेशन, आप इसको जो है मैकेनिज्म को, सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक नहीं करोगे। लेकिन आप ठीक है, आप सिटी में कर लीजिए, ग्रामीण एरिया में कैसे करेंगे? तो आपके जितने भी हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, वहाँ पर भी ऐसे सिस्टम लगा दीजिए कि इलीगल व्हीकल्स जितने भी चल रहे हैं उनका ऑटोमेटिक जो है डिटेल आ जाए। ये सरकार के पास एक विकल्प है, लेकिन क्या ये दे पाएंगे विकल्प? जगदीश वर्मा जी जयपुर से और चमन आरा जी ब्यावर से हमारे साथ है। जगदीश जी, आपकी क्या राय है? मैं एक निवेदन कर रहा था कि जैसे ये अपने राज बिहारी जी शर्मा जी हैं, जो कर्मचारी नेता जी ये राज बिहारी शर्मा जी हैं, अपने कर्मचारी नेता। हाँ जी जी, अपनी राय बताएं। इनसे कोई सवाल है आपका तो बोलिए। निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार में जो इनको हड़ताल करनी पड़ रही है जी, मैं एक दफा सीकर से जयपुर के लिए आया था। हाँ जी, सीकर से आया, जयपुर तक आया, तो एक तो मैंने पता किया था कि एक तो टाइम कीपर है, वो इनसे महीने के 1000 रुपए लेता है सिर्फ ड्यूटी लगाने के लिए। दूसरा, ड्राइवर जो है उनको 100 रुपया नगद और रास्ते का खर्चा, पैसे जमा जो कलेक्शन करके लाते हैं उसको जमा करवाने के लिए जब डिपो पर आते हैं तो वहां पर 100 रुपए उनको देने पड़ते हैं ताकि जल्दी जमा हो जाए। और यही लोग हड़ताल कर रहे हैं, इस तरह का काम भी करते हैं। ये कैसे सुधरेगा? चमन आरा जी, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कह रही थी जो निजीकरण का मामला चल रहा है और रोडवेज जो घाटे में, तो सर ये जो इसमें जो करप्शन है, तो ये करप्शन कौन कर रहा है? सर ये जनता ही तो करप्शन करती है। सर जब 46 रुपए का टिकट है वो कंडक्टर को 40 रुपए दे देती है और 6 रुपए का वो बेनिफिट देखती है, लेकिन ये जनता ये नहीं सोचती कि उस 6 रुपए के कारण गवर्नमेंट को 46 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो सर ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस रोडवेज में, ये जनता के कारण ही है। सर इसको कोई रोडवेज जिम्मेदार है ना कोई सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है। तो फिर इसको कैसे किया जा सकता है? हैदर अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये भ्रष्टाचार को लेकर जो शक शुबा है इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, भ्रष्टाचार की
जहाँ तक सवाल है, भ्रष्टाचार जो है वो दो तरह से कम हो सकता है। हाँ जी। एक तो आप जो है वो सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करें, और एक आप सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएं जी। और एक जहाँ तक हो सके मैनुअल इंटरवेंशन से आप जो है वो टेक्निकल इंटरवेंशन की तरफ जाएं जी। इन तीनों चीज़ों से अगर लागू करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आती है। जहाँ पर भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, लेकिन क्या इस नए रोड सेफ्टी एक्ट में ये तमाम प्रावधान नजर आते हैं? मेरी बात पूरी करने दीजिए जी। जहाँ भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जैसे डिस्क्रिशनरी पावर है किसी को कि वो टिकट चेक कर रहा है और टिकट चेक करके वो उसको पावर है कि वो छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता, पकड़ लेगा जी। तो जहाँ भी डिस्क्रिशन होगा वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑटोमेटिकली जैसे सीसीटीवी कैमरा देख रहा है या उसके जीपीएस लगा दिया, या जैसे वो टिकट चेक कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डाल के चेक कर रहा है, तो उसकी काउंटिंग अपने आप आ रही है, जैसे झाला साहब भी बता रहे थे। तो उसमें जब जैसी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी वैसे भ्रष्टाचार कम हो जाता है। लेकिन ईमानदारी को लेकर जो भारत की स्थिति है खास तौर पर, वो भी जग जाहिर है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने बड़ा शक जाहिर किया है ज्योति जी इस बारे में। अश्विनी जी देखिए, एक बात यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। निश्चित रूप से सभी हम चाहते हैं कि सड़क हादसों में कमी आए, लेकिन सड़क हादसों में कमी आने के जो रूट कॉजेज है या जिनको हमको देखना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ रही है, हर किसी को जल्दी है, आपकी स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं है, गलत तरीके से ओवरटेक्स हो रहे हैं, नशे में वाहन चलाए जा रहे हैं, इन पर आज भी कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बहुत जरूरी है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना अच्छा करें कि आपको प्राइवेट गाड़ियों में कम जाना पड़े, और ऐसी स्थिति में जो परमिट देने की बात करके आप प्राइवेट गाड़ियों को बढ़ावा देने की जगह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इस एक्ट में हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है कि प्राइवेट छोटी गाड़ियों को तो आप परमिट देने की तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज को आप निजीकरण की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट का एक दायित्व होता है कि वो एक अच्छा, सस्ता, सुलभ, एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे, आप उसको बल्कि नजरअंदाज कर रहे हैं। जबकि आप दुनिया में किसी भी देश में चले जाएं की बात कर रहे थे, इसलिए मैं जानना किसी भी देश में जाए वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने की बातें हो रही है। कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसको कैसे हादसों पे रोक होगी? ये तो कोई भी कर्मचारी को नौकरी से हटा दे कोई सरकार नहीं कर सकती है। ये जो जितनी भ्रम फैलाए जा रहे हैं ये सब फालतू की बात है कि इनको निजीकरण कर देंगे और नई भर्ती चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ावा नहीं करेंगे। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, इस बारे में दोनों के कॉम्बिनेशन को काम में लेना पड़ेगा। जिन लोगों को प्राइवेट एजेंसी के आधार पर रोजगार की उपलब्धता की बात होगी वो भी ठीक है, और इसको बेटरमेंट के आधार पर जो ट्रांसपोर्ट निजीकरण की तरफ ले जाएंगे वो भी ठीक बात है। तो निजीकरण नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं तो बढ़ानी पड़ेगी। जब एक एक गांव पे बस जा रही है, इतनी बसें एक साथ चलती है ज्योति जी, आप देखेंगे आप नुकसान क्यों देख रहे हैं? नफा नुकसान नहीं है, आप फायदा बढ़ाइए। सरकार को बनाना पड़ता है। जैसलमेर में नफा हो नहीं रहा हो गाड़ी चलाने में तो भी चलानी पड़ती है, और अगर कलकत्ता में कोई फ्लाइट जा रही होती है उसमें अगर 4 ही यात्री बैठे हैं तो वो नहीं लेके जाता है। ये सवाल प्राइवेटाइजेशन की बात और सरकार की बात दोनों परस्पर साथ चलने वाले हैं, और इस कॉम्बो के कारण ही जनता को सुविधा मिलती है। जब बार बार ये बात आ रही है, आप इसे कॉम्बिनेशन को ही तो खत्म करने जा रहे हैं इस एक्ट में। इतना पैसा लगाने वाला ही नहीं है कोई। नंबर एक, सरकार आप सुविधा बढ़ाना चाहते हैं और पैसा लगाने वाले। राजविहारी जी इसमें कुछ कहना चाहेंगे? मनीष जी की जो तर्क है उसमें कोई राय है आपकी? जरूर मैं कहना चाहूंगा, रोडवेज को बंद करने की जो बात आ रही है उसके 3 कारण हैं। अभी सरकार ने रोडवेज पर एक रिफॉर्म एजेंडा लागू किया है। ये तो भ्रम है, ये हो ही नहीं सकता। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। कोई सरकार को मुसीबत में पड़ना है, रोडवेज पहला प्रतिबंध, जरा मुझे पूरा करने दीजिए। पहला जो रिफॉर्म एजेंडा में प्रतिबंध रोडवेज पे लगा है वो है कि नई बस नहीं खरीद सकते। दूसरा प्रतिबंध लगा है कि आप भर्ती नहीं कर सकते। तीसरा प्रतिबंध लगा है कि आप बैंक लोन नहीं ले सकते। मुझे कोई भी ऐसा विद्वान आदमी बताइए जो राजस्थान रोडवेज जब बस नहीं खरीदेगी, भर्ती नहीं करेगी, बैंक लोन लेकर बसें नहीं खरीद पाएगी, तो फिर रोडवेज चलेगी कैसे? कितने दिन जिएगी? अभी ये सरकार इसको आए हुए 2.25 साल हुए। मेरे को जयपुर से वर्मा साहब, उनका जिक्र था करप्शन का, वो जब होगा सिस्टम में तो कैसे दुरुस्त होगा काम? नहीं, देखिए, जहां तक करप्शन की बात है, मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे तक रोडवेज में जो करप्शन रोकने का सिस्टम है उसमें एक ही जगह पर दबाव डाला जाता है, जबकि उस करप्शन के माहौल में जो लोग लिप्त हैं सभी पर यह दबाव बनना चाहिए। ये तो कंडक्टर मना कर देना, मैं देता हूं, मैं तो पैसे मेरे को किसी भी आगार में लगा दो। परिचालक के खुद अच्छे आगार लेना चाहते हैं, किसी को भी सजा अगर वो सारे मिलके कह दे कि पैसे नहीं देता। अधिकारी चोरी में लिप्त रहते हैं, कभी दंड नहीं मिलता। पैसे देता ही क्यों है कंडक्टर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि ऊपर से लेके नीचे तक जो करप्शन में लिप्त है सबको समान तरीके से आप दंडित कीजिए, रोडवेज का करप्शन खत्म हो सकता है। 17 केसेज वाला आदमी रोडवेज में नौकरी कैसे कर सकता है?
क्योंकि इसलिए करता है कि उसका डिसीजन करने वाले अधिकारी को कोई दंड नहीं है, वो चाहे जैसे डिसीजन करता है, अपने मनमाने तरीके से डिसीजन कुल मिला के सिस्टम में सवाल पहले भी थे और अब भी लगातार खड़े होते रहेंगे। गोविंद शर्मा जी जयपुर से, बताइए आपकी क्या राय है? हाँ जी जी गोविंद जी, हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये ड्यूटी का मामला जो है जी, तो हम जब सफर करते हैं तो इसमें एक चीज लिखी रहती है राजस्थान रोड के अंदर कि बिना टिकट यात्री पाए जाने पे 250 रुपए जुर्माना है, 1 माह की कैद। जी ठीक है सर जी। तो इसमें आज तक आपने किसी को करी है, या अगर ये वैसे बिल्कुल जुर्माना हो गया, लेकिन कैद की बात है और ऐसा ही कोई प्रावधान है। जब हादसा होगा तो हादसे के बाद में 3 लाख रुपए तक जुर्माना और 7 साल की कैद, क्या वो संभव हो पाएगा? फिलहाल ब्रेक, आखिरी दौर में वापसी होगी और रोड सेफ्टी एक्ट को लेकर फाइनल कमेंट तमाम खास मेहमानों से हम लेना चाहेंगे। बने रहिए। लोग अपनी गलती के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनमें लोगों की गलती सामने पाई गई, तो इसलिए रोड एक्ट बनना बहुत जरूरी है। लोग सावधानी से वाहन चलाएं, हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं, तो निश्चित ही बहुत जरूरी है। कानून के हिसाब से गाड़ियाँ चलाएं तो एक्सीडेंट कम होंगे। ना तो नियमों का पालन किया जाता था, नियमों का पालन न किए जाने के कारण जनता आती जाती एक्सीडेंट अधिक होते थे। अगर इनका नियमों का पालन हो जाएगा तो रोड पे जितनी भी अपनी बाधाएं वो दूर हो जाएंगी, पब्लिक को सुविधाएं होंगी, आए दिन चक्का जाम होता है वो नहीं हुआ करेगा। तो ये से रोड सेफ्टी नियम से आपको फायदा ही फायदा है। चक्का जाम क्यों, नए रोड सेफ्टी एक्ट का पैमाने क्या है, इसको लेकर आज हमारा सवाल था और निजीकरण की एक बड़ी आशंका थी। इस बीच जवाब मिला और 55% लोग मानते हैं कि ये निजीकरण की ओर एक कदम हो सकता है, जबकि 45% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर ऐसे हालात है, 55% लोग मानते हैं कि निजीकरण की ओर कदम है, तो ज्योति जी सरकार पर तो सीधा सीधा है, अब करना क्या चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सड़क हादसों को रोकना किसी भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर जब जान जाती है। और लेकिन उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे सड़कों की हालात अच्छे बनाना, पार्किंग सिस्टम को डेवलप करना, और जैसा अभी हैदर जी कह रहे थे कि मैनुअली जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक उन चालान सिस्टम को कंट्रोल करना, उसकी बजाय टेक्निकली साइड, ये बात तो बिल्कुल तय है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे नशे में वाहन चलाता हुआ कोई मिल गया, उसने किसी जनप्रतिनिधि को, किसी बड़े अधिकारी से फोन करवा दिया, फिर उसको बोलते ठीक है जाने दो। ये जो स्थितियां हैं, करना क्या चाहिए? तो इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर जो कंट्रोल ला सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर सकते हैं, वो उसको डेवलप करने में ध्यान दें। लेकिन मेरा ये मानना है सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता को सहूलतें उपलब्ध करवाना। वहां नफा और नुकसान नहीं देखा जाता, वहां पर जनता को उस चीज से कितनी सहूलियत मिल रही है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक सरकार के लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सरकार कोई कॉर्पोरेट सिस्टम नहीं है, इसलिए रोडवेज का निजीकरण करना बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जो टेंडरिंग सिस्टम से परमिट देने की जो व्यवस्था आएगी, इसमें सबसे पहले तो एक काम ये होगा कि सार्वजनिक परिवहन जो है, स्टेट ट्रांसपोर्ट खत्म होगा। दूसरा, घाटे के मार्गों को कौन लेगा? तो घाटे के मार्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से संसाधन समाप्त हो जाएंगे। एक तीसरी बात जो मैं उठाना चाहूँगा वो ये है कि इस बिल में 6 सीटर गाड़ी को स्टेज कैरेज परमिट लेने का अधिकार दे दिया जी। इसका परिणाम यह होगा कि छोटी गाड़ियों की बाढ़ आ जाएगी रोड पे। और चूंकि परमिट में आपने लिखा ही नहीं कि ट्रिप कितने लगाएगी, अभी तक तो परमिट में लिखा जाता है 1 अप और 1 डाउन, रिटर्न ट्रिप करना है एक परमिट से। जब उसमें ट्रिप ही नहीं लिखे हुए तो वो तो दौड़ेगा, और दौड़ेगा तो वो खुद भी मरेगा और मारेगा। तो ये सेफ्टी वाला पॉइंट इस बारे में ख्याल किया जाना जरूरी है। हैदर अली साहब, बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अगर कुछ कमियां हैं तो इनको कब तक दूर किया जा सकता है? नहीं, बेहतर जो है कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम जो है वो प्रयास कर सकते हैं, ईमानदारी से परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं जी। और ये सोसाइटी डायनेमिक सोसाइटी है, इसमें रोज़ जो है वो तकरीबन 1000 वाहन जो है रोज़ बढ़ रहे हैं जी। हमारी सड़कें उतनी की उतनी हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और इन्फोर्समेंट को जो है उसका स्तर बढ़ाना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। इससे ही जो है चीज़ों में परिवर्तन आएगा।
और मैं मानता हूं कि कोई भी जो नया एक्ट होता है, नई कानून बनते हैं, तो वक्त के साथ जो बदल रहा है उसके साथ बनते हैं और उससे सिस्टम में बेहतरी आती है। जी मनीष पारिक जी, क्यों जिद पर अड़े हैं गडकरी? अगर कुछ सुझाव है तो लेने के लिए तैयार क्यों नहीं? नहीं, सब लोगों ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। अब एक्ट आया है, वो ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म ही लाकर आएगा, उसके लिए तैयार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें, ये कैसे हो सकता है? इस पर एक ही बात है, भरोसा करना पड़ेगा सरकार पे, इस एक्ट पे भरोसा करना पड़ेगा। और ये सोच रहे हैं कि बसें खरीद के सरकार ही दे दे, तो रोडवेज ना खरीदे मान लो और सरकार बसें खरीद के दे दे, तो ये नहीं हो सकता। ये इनको पता नहीं है, ये कहते हैं ये तो 100% बंद होने वाला है। ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आती, यही नजर आ रही है, ये कभी नहीं होगा। कर्मचारियों को एक को नहीं हटाएंगे, कोई भी हाईकोर्ट। चलिए हम उम्मीद कर लेते हैं कि आप बेहतर काम करेंगे, अच्छे दिनों वाली सरकार है आखिरकार। झाला साहब, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, रोड सेफ्टी एक्ट क्या आना चाहिए और क्या कितना जल्द आना चाहिए? नहीं, देखिए इसके बारे में ओपन डिस्कशंस होने चाहिए और जैसा कि ज्योति जी ने बताया है कि पब्लिक की राय भी जाननी चाहिए, पूरी स्टडी होनी चाहिए लागू होने से पहले। देखिए इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जिस क्षेत्र में प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलेगा, व्हीकल्स नहीं चलेंगे, वहाँ पर आपको रोडवे जैसी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ये तो प्रॉफिट पे जाएंगे प्राइवेट वाले तो जो है। तो आपके देखिए जो जिस तरह से अब एक्ट लाने की बात है, जहाँ तक सवाल है, आप देखिए जिस तरह से जो है दुर्घटनाएं क्यों होती है? दुर्घटनाएं होती है रैश एंड ड्राइविंग, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जी, ड्रंकन ड्राइविंग, और तीसरा जो है आपके है कि स्पीडी ड्राइविंग। तो इसके कारण से ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट होते हैं। उसके लिए पेनल्टी भी जरूरी है, पब्लिक के लिए एक सिस्टम देना भी, व्यवस्था देनी भी जरूरी है, जिससे कि ये प्राइवेट वाले जो है मोनोपोली नहीं लाए, लोगों को जो है ज्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़े। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है पूरी स्टडी करके रोड सेफ्टी एक्ट जरूर आना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल इस पर और मंथन की जरूरत है, तब जाकर बेहतर रास्ता विकल्प तैयार हो सकता है। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर, और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते स्वदेश से यूं ही चला चल। नमस्कार। मेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया।